यूपी में क्लीन स्वीप के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष ने चुनावी लकीर खींच दी है। बीएल संतोष ने स्पेशल 12 को स्पेशल 6 मंत्र दिए, जिससे हर वर्ग हर समुदाय को साधा जा सके। और साथ ही उत्तर प्रदेश में आखिरी व्यक्ति से संपर्क साधने के लिए ट्रिपल इंजन का भी मंत्र दिया गया है, क्योंकि जातीय समीकरण के साथ हर बूथ पर नजर रखी जाएगी। युवा, महिला और किसानों के बीच मौजूदगी दर्ज करवाई जाएगी। रिक्शा चालक और ऑटो ड्राइवर्स को भी जोड़ने का इरादा है। उत्तर प्रदेश के तमाम व्यापारियों और खिलाड़ियों से भी संवाद किया जाएगा। छोटे छोटे समूहों से भी संवाद स्थापित किया जाएगा। इसके लिए भी बीजेपी ग्राउंड पर कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से मैदान में उतार चुकी है। चलिए इसी पर दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। ट्रिपल इंजन अभियान के लिए बीजेपी का सुपर प्लान है क्या? यूपी में सभी 80 सीटों को जीतने का फाइनल राउंड अब ग्राउंड से शुरू हो रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष ने उत्तर प्रदेश के तमाम पदाधिकारियों को जीत का मंत्र दिया और फेरी वाले, दूध वाले और टिफिन वालों को जोड़ने का लक्ष्य दिया है। साथ ही प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण का रोड मैप भी तैयार कर लिया गया है। मुझे विश्वास है कि हमारे सरकारों के काम और हमारे संगठन की ताकत और मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास, इसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा की उत्तर प्रदेश की सभी सीटें जीतेगी। इस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हर सीटों पर भगवा लहराने के अलावा संगठन को मजबूत करने के लिए बीजेपी हर वो पैंतरा आजमा रही है जिससे विपक्षी खेमे को कमजोर किया जा सके और उन नेताओं को पार्टी से जोड़ा जा सके जिनकी अपने समाज, अपने वर्ग और अपने समुदाय में अच्छी खासी पकड़ है, जिसके टूटने से बीजेपी तो मजबूत होगी ही, साथ ही विपक्ष को भी चुनाव से पहले तगड़ा झटका दिया जा सके। 2024 के लोकसभा में उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने साथियों के साथ जीतने जा रही है। मैं विपक्ष के जो भी नेता उत्तर प्रदेश में दावेदारी करते हैं, देश में तो प्रधानमंत्री पद की वैकेंसी नहीं है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा में भाजपा गठबंधन के अलावा किसी के लिए वैकेंसी नहीं है। जो 24 की तैयारी में लगे हैं वो अपना 29 की तैयारी कर रहे हैं। 29 में फिर देखेंगे कैसे क्या होता है। लोगों को हम लोग पहले ही जोड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने मूल मंत्र दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो सबके साथ लेकर सबका विकास हो रहा है और सबके सामूहिक प्रयास से, सबके विश्वास से, और ये भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। तो ये तो हम सब लोग पहले से ही कर रहे हैं। यूपी में अलग अलग क्षेत्रों से मिशन 80 के लिए ओबीसी नेताओं की ज्वाइनिंग बीजेपी के जाति समीकरण को बैलेंस करना है, ताकि पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीएसपी के कई नेताओं को भगवा ब्रिगेड में शामिल कर चक्रव्यूह तैयार किया जा सके। साथ ही बीएल संतोष ने जीत का रोड मैप भी तैयार कर दिया है। बीजेपी नेताओं को जीत के 6 मंत्र। पहला मंत्र, सभी 80 सीटें जीतने के लिए बूथ पर नजर रहे। दूसरा मंत्र, युवा, महिला, शिक्षक, मजदूरों के बीच मौजूदगी। टैक्सी ड्राइवर और डिलीवरी मैन को जोड़ने के लिए अभियान। व्यापारियों, खिलाड़ियों और किसानों से संवाद। छोटे छोटे समूहों से संवाद स्थापित करें। पार्टी के कार्यकर्ता की पहचान सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी होनी चाहिए। बीजेपी का मकसद साफ है, हर वर्ग को साधने के लिए छोटे छोटे समूह के साथ ही महिला, युवा और किसानों को भी उस प्लानिंग का हिस्सा बनाया जा सके, जिससे हर सीट पर विपक्ष को टक्कर दी जा सके। यानी लखनऊ में बीएल संतोष की मीटिंग में 24 की तस्वीर क्लियर हो चुकी है। प्रदेश स्तर पर 12 सदस्यीय संगठन की कमेटी भी तैयार कर दी गई है। यह कमेटी अब प्रशिक्षण देगी। पूरे उत्तर प्रदेश के 6 सांगठनिक क्षेत्रों में जाएंगे और वहां प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू होगा। उसमें निकाय के जो प्रतिनिधि हैं और जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं, इनको बाकायदा प्रशिक्षित किया जाएगा और यही प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की जो टीम होगी वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बेहतर माहौल बूथ स्तर पर बनाएगी। कैमरामैन शरद के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। कल की तारीख अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के लिए कभी नहीं भुलाने वाली तारीख होगी, क्योंकि बीजेपी मिशन डिमोलिश के तहत विपक्षी पार्टी के उन नेताओं को पार्टी में शामिल करने वाली है जिनकी अपने समाज में अच्छी पकड़ मानी जाती है, जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता
साहब सिंह सैनी हैं जो सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, तो वहीं आरएलडी नेता राजपाल सैनी भी बीजेपी में शामिल होंगे जो आरएलडी से राज्यसभा सांसद थे। 4 बार के एमएलए जगदीश सोनकर भी बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, तो कुर्मी चेहरा और समाजवादी पार्टी की नेता सुषमा पटेल भी बीजेपी का दामन थामने वाली है। साथ की पीएमएसपी यानी प्रगतिशील मानव समाज पार्टी भी एनडीए का हिस्सा होने वाली है, यानी बीजेपी संगठन के साथ की अब एनडीए का कुनबा भी मजबूत हो रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बने। उत्तर प्रदेश में अब बीजेपी ने मिशन डिमोलिशन शुरू कर दिया है। पहले राजभर, फिर दारा सिंह चौहान, तो अब प्रेमचंद बिंद की पार्टी को एनडीए में शामिल करने की पूरी तैयारी हो गई है। इतना ही नहीं, अखिलेश के साथ जयंत चौधरी को भी बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि 24 जुलाई को बीजेपी विपक्ष पर सर्जिकल स्ट्राइक करने वाली है और इस स्ट्राइक से एसपी के साथ आरएलडी भी कमजोर और कमजोर होने वाली है। बातचीत गठबंधन को लेकर के हुई है। 2000 लोकसभा का जो चुनाव है 24 का, इसमें हम एनडीए में शामिल होकर के लड़ेंगे। 15 अगस्त के पहले ऐलान होने की पूरी संभावना। अगर आप एनडीए में शामिल होते हैं तो कितनी सीटें मांग करेंगे? 5 सीटें मांगेंगे। कयास लगाए जा रहे थे कि जयंत चौधरी एनडीए गठबंधन का हिस्सा होने वाले हैं, लेकिन जब बेंगलुरु में जयंत 24 दलों के साथ ताल ठोकने लगे तो अब उनकी पार्टी में ही सेंधमारी होने लगी है और इस सेंधमारी से जयंत की पार्टी के बड़े नेता राजपाल सैनी भी बीजेपी में जाने वाले हैं। दरअसल 24 जुलाई यानी कि कल पूर्व मंत्री और पूर्व एमएलए बीजेपी ज्वाइन करेंगे। एसपी नेता साहब सिंह सैनी बीजेपी में शामिल होंगे। एसपी सरकार में साहब सिंह सैनी कैबिनेट मंत्री थे। आरएलडी नेता राजपाल सैनी भी बीजेपी ज्वाइन करेंगे। आरएलडी से राज्यसभा सांसद थे राजपाल सैनी, तो वहीं 4 बार एमएलए रहे जगदीश सोनकर भी बीजेपी में शामिल होंगे और कुर्मी चेहरा सुषमा भी छोड़ सकती हैं एसपी का साथ। राजपाल सैनी आरएलडी से हैं और पूर्व राज्यसभा सांसद रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। यही नहीं, सुषमा पटेल, अंशुल वर्मा, ये समाजवादी पार्टी से पूर्व विधायक रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेंगे। तो एक बात साफ है, भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि दूसरे दलों के तमाम नेताओं को पार्टी ज्वाइन कराई जाए जिनका जाति और क्षेत्रीय आधार मजबूत हो। यानी इस बार अखिलेश के साथ ही जयंत की पार्टी में भूचाल आने वाला है और ये 4 बड़े नेता जल्द ही बीजेपी के विजय रथ पर सवार होने जा रहे हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो गरीब कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, जो एनडीए का एक मजबूत स्तंभ खड़ा हुआ है, ये विपक्ष इस एनडीए के सामने दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। ये भले गले लग लें, लोट पोट करके हाथ मिला लें, लेकिन दिल इतना दर्द हो रहा है इनके, ये दिल मिल नहीं पा रहा है। यानी पहले राजभर का बीजेपी से मेल, फिर दारा सिंह का अखिलेश के साथ खेल और अब समाजवादी पार्टी के साथ ही आरएलडी का भी समीकरण फेल हो रहा है, क्योंकि बीजेपी ने विपक्ष के खिलाफ ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है कि वो खुद ब खुद पार्टी छोड़कर बीजेपी के साथ आने को बेचैन है। साथ ही यूपी के वो दल भी एनडीए के विजय रथ पर सवार हो रहे हैं, जिसे पीएम मोदी और सीएम योगी की नीति पसंद है। लखनऊ से न्यूज 18 के लिए संकेत मिश्रा की रिपोर्ट। बीजेपी अब एक तीर से 2 निशाना लगा रही है। पहला यह कि पसमानदा समाज को 24 चुनाव के लिहाज से जोड़ा जा सके और फिर उसी समाज को साथ लाने के बाद तमाम मुस्लिमों को यूसीसी पर राजी किया जा सके। यानी मुस्लिम वोट बैंक के साथ अब यूसीसी को लागू करने से पहले खास धर्म को साधा जा रहा है। दरअसल बीजेपी के नेता ने पसमानदा की संस्था आरएमपीएम से संवाद किया। ये संवाद उस लिहाज से भी अहम है ताकि एंटी मुस्लिम छवि को दुरुस्त किया जा सके। साथ ही यूसीसी पर मुस्लिमों की सहमति को लेकर भी इसी प्लानिंग का एक हिस्सा है और बीजेपी को आइडिया निकाय चुनाव से मिला है, जिससे एक बार फिर पसमानदा समाज के साथ एसपी और बीएसपी को 24 में चित किया जा सके। और इसी पर दिखाते हैं आपको रिपोर्ट कि आखिर कैसे बीजेपी एक तीर से 2 निशाना लगाने की तैयारी में है। देश में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बहस जारी है। सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लाया जाना है, लेकिन जब इसका विरोध होता है तो बात घूम फिरकर मुसलमानों के इर्द गिर्द ही सिमट जाती है।
विरोध करने वाले यूसीसी को लेकर भ्रांतियां फैला रहे हैं। इसी भ्रम को दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सीधे मुस्लिम समुदाय के लोगों तक अपनी बात पहुंचा रही है। इसके लिए लगातार कसरत जारी है। लखनऊ की ये तस्वीरें उसी कसरत का हिस्सा है। बीजेपी इसे आज के समाज की जरूरत बता रही है। निश्चित तौर पर हमारा पासमानदा समाज, मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक समाज हमारे प्रधानमंत्री जी पे पूरा भरोसा करता है। और जो यूसीसी का मुद्दा है, जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता है, समाज की नई नई ज़रूरतें सामने आती हैं और जिम्मेदार सरकार का ये कर्तव्य होता है कि समाज की ज़रूरतों को समझते हुए उन ज़रूरतों को पूरा करे। यकीनन यूसीसी भी आज समाज की जो ज़रूरत है, प्रधानमंत्री जी ने इसको समझा और निश्चित तौर पर हम सबके साथ संवाद करके बेहतर दिशा में अपने समाज को आगे ले जाएं, यही हम सबका लक्ष्य है। भारतीय जनता पार्टी पिछले काफी समय से पसमानदा मुसलमानों को अपने पाले में लाने के लिए कई प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पसमानदा मुसलमानों तक पार्टी की नीतियों को ले जाने की बात कह चुके हैं। बीजेपी का कहना है कि केंद्र सरकार की ज्यादातर नीतियों का सर्वाधिक लाभ पसमानदा मुसलमानों को मिलता है। ऐसे में अगर उन्हें इस बात का एहसास करते हुए उनकी भ्रांतियों को दूर किया जाए तो ये समुदाय पार्टी के साथ जुड़ सकता है। दरअसल पसमानदा समाज मुस्लिम आबादी में करीब 85% अपनी हिस्सेदारी दर्ज करवाते हैं और इसी के दम पर बीजेपी अल्पसंख्यक समाज के वोट बैंक को 24 में भुनाने की कोशिश कर रही है और आम मुसलमानों को अपने साथ बता रही है। हम आम मुसलमानों के प्रति जवाबदेह हैं। आम मुसलमानों के दिल में क्या है? आज देश का आम मुसलमान, देश का पासमानदा मुसलमान हमारी मोदी जी के नीतियों पर पूरा विश्वास करता है। पहली बार हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में केंद्र में और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के रूप में एक ऐसा प्रधानमंत्री, एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो सही मायनों में मुस्लिम पासमानदा समाज के डेवलपमेंट के लिए ठोस काम कर रहे हैं। चाहे शिक्षा हो, सुरक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, उद्योग हो, हर दिशा में पासमानदा समाज, मुस्लिम समाज आगे बढ़ रहा है। पसमानदा का मतलब वंचित और शोषित होता है। भारतीय मुसलमानों में इनकी 85% आबादी है। दलित और पिछड़े मुस्लिम वर्ग इसमें शामिल होते हैं, जिससे कई बीजेपी शासित राज्यों में आरक्षण और योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है और इन्हें मुख्य धारा में लाने की कई पहल भी की गई है। अपनी इन्हीं कोशिशों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए बीजेपी पसमानदा मुसलमानों को अपने साथ लाने का प्रयास कर रही है। पार्टी का भी मानना है कि जिस तरह से सीएए और एनआरसी को लेकर जिस तरह की अफवाह फैलाई गई थी, वैसे ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी भ्रम फैलाया जा रहा है। ऐसे में पार्टी अपने स्तर से पसमानदा मुसलमानों तक पहुंचकर उन्हें यूसीसी के बारे में सच बताने की मुहिम चला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खून, खत और सियासत यानी संजय निषाद की राजनीतिक विरासत। दरअसल 24 का चुनाव करीब आते ही नेताओं ने जातीय समीकरण साधना शुरू कर दिया है। अपने सजातीय वोटर्स को लुभाने का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। संजय निषाद की बात की जाए तो निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने निषाद समाज को खून से खत लिखा है, तो दूसरी तरफ उन्हीं की सहयोगी पार्टी बीजेपी अपने स्तर पर कल निषाद महाकुंभ कर रही है। यानी एक समाज, दो दल, दोनों साथ, फिर भी अपने अपने समीकरण साधने की कोशिश हो रही है। तो इसके क्या मायने निकाले जाएं, आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। खून, खत और सियासत। वक्त वक्त पर अपनों को साथ लाने के लिए जज्बात दिखाने पड़ते हैं, जताना पड़ता है। उसके समाज का नेता चाहे किसी भी दल का हो, काम अपने समुदाय के लिए ही करेगा। और ऐसी ही तस्वीर कुछ इन दिनों यूपी की सियासी गलियारों में तैर रही है। यूपी में कुल ओबीसी वोटों में निषाद वोट की संख्या करीब 17% है, जिसे अपने पाले में लाने के लिए संजय निषाद पर बीजेपी ने दांव खेला और इसी को आगे बढ़ाने के लिए निषाद पार्टी के अध्यक्ष समाज को एकजुट करने के लिए खून से खत लिख रहे हैं। देखिए, हम ऑलरेडी ये मछुआ समुदाय अपने आरक्षण, मछुआर आरक्षण के मुद्दे पर निषाद पार्टी और डॉक्टर संजय के साथ है। आज के 9 साल पहले 13 जनवरी 2013 को
मैंने निषाद राज के किले पर वहां से हमने संन्यास लिया और संकल्प लिया, और संकल्प लिया कि जय निषाद राज के नारे को मैं जनता तक पहुंचाऊंगा और संवैधानिक सुरक्षा इसको दिलाऊंगा, क्योंकि आज के इससे पहले कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी से कमेटी से में रिपोर्ट के अनुसार निषादों को अंग्रेजों ने उजाड़ा था, उन्हें फिर से हम संवैधानिक अधिकार दिलाने में कामयाब हुआ। दरअसल संजय निषाद और बीजेपी नेता जयप्रकाश निषाद के बीच आपसी मनमुटाव है। दोनों निषाद समाज को साथ लाने की बात कर रहे हैं और यही वजह है कि निषाद समुदाय को संदेश देने के लिए संजय निषाद ने खून से खत लिखने की रणनीति बनाई, क्योंकि बीजेपी और पूर्व राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद गोरखपुर में निषाद महाकुंभ का आयोजन करने जा रहे हैं। षड्यंत्र बंद होगा, कोई षड्यंत्र किसी का चलने वाला नहीं है। सोची समझी षड्यंत्र, अब षड्यंत्र का जमाना समाप्त हो गया, समय भी बंद हो गया, अब षड्यंत्र नहीं चल पाएगा। ये षड्यंत्र निषाद समाज के लोग समझ गए हैं। अपने ऊपर हो रहे सामाजिक जुल्म अत्याचार, कोई समाज का व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा फरिश्ता हो, उसकी औकात नहीं होगी कि अब समाज के साथ जुल्म अत्याचार करेगा। इसको लेकर के एक बहुत भारी पैमाने पर लाखों की संख्या में निषाद समाज के लोग महाकुंभ करने का आयोजन किया है। ये आयोजन एक संदेश देगा, एक इतिहास बनाएगा। संजय निषाद ने निषाद सहित 17 अति पिछड़ी जातियों के नाम पर सियासत में कदम रखा और इसका फायदा ये हुआ कि आज वो एमएलसी होते हुए कैबिनेट मंत्री हैं, तो एक बेटा सांसद है। ऐसे में एक बार फिर संजय निषाद पूर्वांचल में अपने समाजों को एकजुट करना चाहते हैं। तो दूसरी तरफ बीजेपी नेता जयप्रकाश निषाद ने संजय निषाद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। न्यूज़ 18 के लिए रामगोपाल द्विवेदी की रिपोर्ट। पूर्वांचल में योगी की विकास एक्सप्रेस और रफ्तार पकड़ रही है। सीएम योगी ने एक बार फिर गोरखपुर वासियों को करोड़ों की सौगात दी है और साथ ही संदेश दिया, पहले और आज के उत्तर प्रदेश में क्या फर्क है। सीएम योगी ने आज गोरखपुर को 78 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। साथ ही 63 स्कूलों के कायाकल्प समेत 43 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने ताल रिंग रोड का भी शिलान्यास किया और इसकी लागत 44 करोड़ 13 लाख रुपए आएगी। तो ये 3 तस्वीरें आज की हम आपको दिखा रहे हैं। 43 परियोजनाएं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुल 78 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात गोरखपुर को आज दी है। गोरखपुर के सांसद रवि किशन भी इस दौरान मौजूद रहे मुख्यमंत्री के साथ। वहीं पर उन्होंने मिनी स्टेडियम का शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री महोदय का जैसे पहले गोरखपुर की पहचान थी, कहीं गैंगवार चल रहा है, कहीं अपराधी लूट रहे हैं, कहीं पर अराजकता चरम पर होती थी, कहीं पे गुंडागर्दी होती थी और कहीं मच्छरों का आतंक और गंदगी के कारण गोरखपुर में बीमारियों का भी आतंक होता था। इंसेफ्लाइटिस से आज से 6 वर्ष पहले इसी सीजन में सैकड़ों बच्चों की मौतें होती थी, हॉस्पिटल में लोग पड़े रहते थे और उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में उस समय कठिनाई होती थी क्योंकि सरकार की कोई सोच नहीं होती थी। और गोरखपुर के सांसद रवि किशन के संबोधन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ अक्सर ही खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। आज एक बार फिर मौका था जब सीएम योगी रवि किशन के भाषण के दौरान हंसने लगे। आप भी देखिए कि आखिर मौका ऐसा क्यों आया। परम पूज्य महाराज जी जब मंच पे रहा ना और वो मंच अपने आप में ज्वलित हो जाला और वो ज्वाला ऊर्जा में हमनी जन मंचासीन बगल अगल का रहिला, हमनी लोगन का बुद्धिया बंद हो जाला। तब वो हम महादेव से निवेदन करब कि 2 शब्द हमारे कपारे चढ़ जाए। और अभी कालीबाड़ी वाले महाराज जी हमारे साथे बैठल बाड़न, हमनी दोनों में अभी थोड़ा सा मिलन हो रहा है, तो एक उनके स्वागत खातिर कालीबाड़ी महाराज जी खातिर एगो जोरदार ताली। थोड़ा हमनी के मन मुटाव रहे लेकिन अब थोड़ा बातचीत आगे बढ़ रहा है। देखिए कहां तक बढ़ता है कि फिर बिगड़ जाता है, कुछ समझ में नहीं आता। और अभी जो हमारे महापौर जी
गए हैं, अद्भुत से एकदम आप देख रहे हो, एकदम छरहरा चेहरा हो गया है। महापौर बनने के बाद और उनकर 12 साल कम उम्र कम हो गई उनकर। तो इसे महापौर मंगलेश श्रीवास्तव जी ये पैथोलॉजिस्ट रहना ईस्टर्न यूपी के वेल नोन, और उनके महापौर सब लोग बना देला, उनके स्वागत बा। पूज्य महाराज जी के धन्यवाद। महापौर जी काल 30 करोड़ पेड़ लग गई, काल 30 करोड़ पेड़ लग गया। महाराज जी को धन्यवाद। महाराज जी की ये सोच, ये विचार कि भैया हो इतना गर्मी हो रहा है, लोग पेड़ काट दिया, पेड़ नहीं लगा रहा है, और पेड़ जब लगे लगल तो काल महाराज जी आह्वान कईना, हम भी लगाए यहाँ, हमरे कुल मंचासीन सारे माननीय विधायक और सारे एमएलसी महोदय सब लगईना। महाराज जी स्वयं लगाए। कल 30 करोड़ का टारगेट कल ही पूरा हो गया। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।